हाय एवरीवन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 29 है। आज के सेशन में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को और पैराजम्बल्स को रखा हुआ है। शेड्यूल के मुताबिक दो वोकैब के सेशन के बाद तीसरा सेशन कॉम्प्रिहेंशन का है। तो पिछले दो सेशंस मैंने वोकैब के लिए थे, तो अब ये सेशन कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसके बाद अगले दो सेशंस फिर से वोकैब के होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब जब कॉम्प्रिहेंशन का सेशन में लूँ तो जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो आप उसको पहले पढ़ें, उसके बाद फिर वीडियो डिस्कशन को अटेंड करें। जैसे कि आज का ये जो सेशन है, इस सेशन को अटेंड करने से पहले इस बात को आप इंश्योर करें कि आपने इसकी वर्कशीट को पढ़ रखा होगा, सॉल्व कर रखा होगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैराग्राफ को, क्लोज टेस्ट को, पैराजम्बल्स को एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखें और उसके बाद जानें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की नीड है आपको। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हर एक सेशन के नोट्स बनाते हुए चलें, ज़रूरी चीज़ों को नोट करते हुए चलें और जहाँ जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए चलें। दूर करने का सबसे सरल सा तरीका है कि आप अपने जो मेरा नंबर है उस नंबर पे फॉरवर्ड करें, जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस को पूछने के, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और क्वेश्चंस को रेज करें। सबसे सरल सा तरीका है कि जो मेरा नंबर है आप उस नंबर पे ही अपने डाउट को पोस्ट कर दें, आप उस नंबर पे ही अपना डाउट भेज दें। मैं ज़रूर समय निकाल करके आपके डाउट को एड्रेस करता आया हूँ, हमेशा से आगे भी करूँगा। ये वो नंबर है जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स 99359232 एंड 21। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आइए जानते हैं कि पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। पढ़िए। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ सॉइल फंगस। फंगस उसको बोलते हैं ना जिससे कोई चीज टूटती है, कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, जिसको आप ना डिसॉल्व करना कहते हैं या अपघटन की एक प्रक्रिया होती है। साइंटिस्ट ने एक सॉइल फंगस को ढूंढ निकाला है। ये फंगस एंजाइम्स को यूज करता है टू रैपिडली ब्रेक डाउन प्लास्टिक मटेरियल्स। ये जो सॉइल फंगस है ये एंजाइम्स को यूज करता है रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से प्लास्टिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में, मतलब उन्हें खत्म करने में, उन्हें तोड़ने में एंजाइम्स को यूज करता है और बहुत तेजी से तोड़ता है। एन एडवांस दैट कुड हेल्प डील विद वेस्ट प्रॉब्लम। हाँ, अब आप समझिए कि प्लास्टिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना। एज अ सोसाइटी प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो प्लास्टिक मटेरियल है, इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग बिग चैलेंज। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सॉइल फंगस है, जो एंजाइम्स का यूज करता है प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने में, अपघटन करने में, उसे समाप्त करने में, अगर ये जो टेक्नोलॉजी है ये सक्सेसफुल होती है तो इससे जो वेस्ट प्रॉब्लम है उसे निपटने में या उससे निपटने में हमें जरूर मदद मिल सकती है। ये देखिए, डील विद। डील विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सक्सेसफुली हैंडल करना, सफलतापूर्वक, क्या कहेंगे, पेश आना या फिर सफलतापूर्वक मैनेज करना, चीजों को डील विद करना, ढंग से हैंडल करना। दैट थ्रेटन्स आर एनवायरमेंट। ये प्लास्टिक जो है, ये जो वेस्ट प्रॉब्लम है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा। थ्रेटन का मतलब डराने धमकाने से है। Humans are producing even greater amounts of plastic. इंसान बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं, मच ऑफ विच एंड्स अप एज गार्बेज, जिसमें से अधिकांश हिस्सा जो है वो गार्बेज बन जाता है। मतलब आपने प्लास्टिक में कोई प्रोडक्ट बाय किया तो कई बार आप उस प्लास्टिक को अपने घर पे रोक लेते हैं, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं, आप उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं, तो गार्बेज के जैसे बन जाता है वो। कबाड़, कूड़ा कचरा, उसको गार्बेज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्क्रैप को गार्बेज कहते हैं। सिंस प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक डाउन इन द सेम वे एज अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यही तो चैलेंज है प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं होता, बाकी सारे मटेरियल्स आसानी से अपघटित हो जाते हैं। इट कैन परसिस्ट इन एनवायरमेंट,
परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, और परसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई साहब? इन लगाया जाता है। इट कैन परसिस्ट इन एनवायरमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। यही लिखा हुआ है कि चूंकि जो प्लास्टिक है वो बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके जैसे ब्रेक नहीं करती, नहीं टूटती, इसीलिए क्या है कि जो प्लास्टिक है वो एनवायरमेंट में लंबे समय तक पड़ी रहती है, या यूं कहिए सर बनी रहती है। अब नाउ रिसर्चर्स फ्रॉम द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। अब जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस, इसी के अकेडमी के साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा ये, have found an unexpected solution to the growing plastic problem in the form of a soil fungus, जिसकी बात पैराग्राफ में की जा रही है। तो रिसर्चर्स ने जिस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं उसका नाम है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। इन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन, जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को, समाधान निकाला है। किसका? इस ग्रोइंग प्लास्टिक प्रॉब्लम का। ये जो प्लास्टिक की जो समस्या है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका एक समाधान निकाला, और उस समाधान का ही नाम क्या है सर? सॉयल फंगस। सॉयल फंगस। अच्छा, एक चीज और कहीं पे याद कर लीजिएगा, सोल्यूशन के साथ क्या लगता है? टू लगता है। याद रखिए जो समाधान है, जो विकल्प है, जो रास्ता है, जो जरिया है, उन सब के लिए टू ही लगाया जाता है। आंसर टू, सोल्यूशन टू, हाँ, रिस्पॉन्स टू, अल्टरनेटिव टू, सब्स्टिट्यूशन टू, वे टू, की टू, इन सब चीजों के लिए टू ही लगता है। प्रेपोजिशंस में मैंने ये बात बहुत डिटेल में समझाई है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के जो भी वीडियोस अवेलेबल है प्रेपोजिशन के, सारे वीडियोस देख डालिए, जरूर देख डालिए। आपकी प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम यूं छूमंतर हो जाएगी। मैं जानता हूं इस बात को। अटेम्प्ट्स टू डील विद प्लास्टिक वेस्ट थ्रू बरीइंग। बरी करने का मतलब होता है दफन करना, जमीन में गाड़ देना। ये भी प्रयास किया गया, अगर किया भी जाए, कि हम उसे जमीन में गाड़ दें, रिसाइकिल करें। इंसिनरेशन मतलब जलाना, जिसको कहा जाता है, क्या? जलाना। और अदर मेथड्स आर वेरी अनसस्टेनेबल। ये टिकाऊ मेथड्स नहीं है सर। जो चीजें सस्टेनेबल हैं वो टिकाऊ हैं, और अगर चीजें सस्टेनेबल नहीं है तो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि जमीन में गाड़ देने के बाद भी प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं करती। रिसाइकिल अगर प्लास्टिक को किया जाए तब भी 100% वो रिसाइकिल नहीं होती। जलाने पर भी वो गैस के फॉर्म में, एयर में, हार्मफुल गैस के फॉर्म में एयर में चली जाती, तो वो खत्म नहीं होती। तो ये जो तरीके हैं ये अनसस्टेनेबल है, ये मजेदार तरीके नहीं है, ये कोई टिकाऊ तरीके नहीं है, कॉस्टली भी हैं, और कैन रिजल्ट इन टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स जो किसी भी चीज को इस्तेमाल करते समय जो चीजें बच जाती है ना, उनको बाई प्रोडक्ट्स कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? किसी भी चीज को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो चीजें बच जाती हैं उन्हीं के लिए आता है क्या? बाई प्रोडक्ट्स आता है। मुझे हल्का सा नॉनवेज की बातें याद आ रही। वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, पर कोई क्या खाता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं इंडिविजुअल्स की। हाँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जैसे चिकन, चिकन अब चिकन की शॉप से लोग चिकन ले करके आते हैं, लेकिन सारा का सारा चिकन जो है वो चिकन शॉप से नहीं लेके आते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो शॉप वाले आपको नहीं देते, ना आप उन्हें ले करके आते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं सर? बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि चिकन में ही उसके पैर के जो पंजे हैं उनका आप क्या करेंगे? तो वो बाई प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक, इसको कहा जाता है बाई प्रोडक्ट्स, जो चीजें बच जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हीं सब चीजों के, उनका भी यूज किया जाता है। जैसे कि जो डॉग फीड आता है, कुत्तों का जो फीड आता है, जो भोजन आता है, उसमें इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो बची हुई चीजें होती है ना, उन्हें बाई प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जिसको आप जूठन कह सकते हैं। खाना खाने के बाद जो चीजें बच जाती हैं वो बाई प्रोडक्ट्स में आ सकता है।
टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स मतलब जहरीला, टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ सर, जहरीला। सो वो कैप को नोट करते हुए चला करिए, वो कैप को साथ में नोट करते हुए चला करिए। विच आर हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए हजार्डस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू आता है। सर जो भी चीजें हानिकारक हैं, अनुप्रयोगी, जैसे आप इंजूरियस बोलिए, हजार्डस हो गया, परनिशियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, डिजास्ट्रस हो गया, एनिमिकल हो गया ना, तो इन सब के साथ आपको टू ही लगाना है। जो चीजें फायदेमंद है उनके साथ भी टू लगाना, जो चीजें हानिकारक है उनके साथ भी क्या करना है, टू लगाना है। तो ये बाई प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस हैं। हाँ, अब आप प्लास्टिक को अगर बर्न कर रहे हैं तो वो गैस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में जाएगा, खत्म तो हो नहीं जाएगा, उल्टा हमें सांस लेने में समस्याएं होंगी। रिसर्चर्स आर्ग्यू, रिसर्चर्स का क्या कहना है या फिर वो क्या तर्क देते हैं, वो तर्क देते हैं वी अर्जेंटली नीड टू फाइंड न्यू सेफर वेज, ये कहां से आ गया, मोर इफेक्टिव वेज टू डिग्रेड प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक, डिग्रेड मतलब वही खत्म करना। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमें नए और बेहतर तरीके चाहिए, प्रभावशाली, ज्यादा प्रभावशाली तरीके चाहिए, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे हम डिग्रेड कर सकें, उसे अपघटित कर सकें। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं तो मैंने कितना समय लिया है, लेट मी सी, 11 मिनट्स लिया, मतलब 10 मिनट्स लिए मैंने आपको, लेकिन आपको पेपर में 5 मिनट्स के भीतर आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ भी लेना है और क्वेश्चन का आंसर भी दे देना है। और ये पॉसिबल है सर, संभव है। मुझे ही अगर सिर्फ पढ़ के आंसर देना होता तो मैं भी इतने टाइम में कर ले जाता, पर चूंकि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ इसलिए समय लग रहा है। आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता इन योर पेपर, फटाफट उसे समझना होता और आंसर्स मार्क करने होते हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, पैसेज को पढ़ने के बाद ये इन्फर किया जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है, आशय निकाला जा सकता है दैट ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब ही होता है परंपरागत, क्या होता है सर, परंपरागत, याद रखिएगा। मेथड्स टू ब्रेक डाउन और डिग्रेड प्लास्टिक, कैसे हैं वो बेहतर नहीं है सर, वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, कॉस्टली बहुत ज्यादा है, तो सक्सेसफुल नहीं करिए, ना सक्सेसफुल है ना सस्टेनेबल है, ठीक। फिर हैव रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये भी नहीं है सर, प्लास्टिक वेस्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया, नहीं। आर नॉट सस्टेनेबल एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स नीड टू बी अडॉप्टेड, ये आंसर हो सकता है कि ये मेथड सस्टेनेबल नहीं है और दूसरे तरीकों को ढूंढने की, पता लगाने की जरूरत है, ठीक। हाँ, नंबर 2, ये भी नहीं बोला गया कि कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये तो बोला गया कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और एनवायरमेंट को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द न्यू मेथड दैट इज सपोज्ड टू बी अडॉप्टेड फॉर डिग्रेडिंग द प्लास्टिक वेस्ट इज, कैसा है वो, कैसा है वो बताइए, अच्छा है वो, ये बोला गया ना, इज सॉइल फंगस मेथड। अच्छा नाम ही पूछा गया बस, खाली जब नाम ही पूछा गया तो फिर कुछ करना ही नहीं आपको, कैसी टेंशन। इज सॉइल फंगस मेथड थ्रू इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, डी ऑप्शन, नहीं, जला के नहीं। पैसेज में डिफाइन नहीं किया गया, नहीं डिफाइन तो किया गया, सॉइल फंगस मेथड को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का भी यूज करने को नहीं कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। इट सेज व्हाई डज प्लास्टिक मटेरियल रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ये पर्यावरण में लंबे समय तक क्यों रहता है, क्यों रहता है प्लास्टिक मटेरियल पर्यावरण में लंबे समय तक क्यों रहता है, क्योंकि आसानी से डिग्रेड नहीं करता, आसानी से ब्रेक डाउन नहीं करता ना। ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए सर, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक डाउन इजिली एंड टेक्स ईयर्स टू गेट डिग्रेडेड, वर्षों लग जाते हैं सर, ये कहानी है। नंबर 4, कन्वेंशनल मेथड्स टू डीकम्पोज प्लास्टिक, डीकम्पोज का मतलब भी यही है, ब्रेक डाउन करना या डिग्रेड करना। जो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत मेथड्स हैं कौन कौन से हैं, बरी कर देना, इंसिनरेट कर देना, समझ रहे हैं, और
क्या क्या था, रिसाइकलिंग, ये सब। तो वो कैसे हैं, अच्छे मेथड है? नहीं ना, उससे बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। पर ये जनरेट टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट, जहरीले बाई प्रोडक्ट्स उससे पैदा हो जाते हैं, दैट आर फैटल टू। ये देखिए, फैटल के साथ भी टू लगा, अभी हजार्डस के साथ टू लगा था, फैटल के साथ भी टू लगा, क्योंकि इसका मतलब ही जानलेवा या हानिकारक है। हजार्डस का मतलब ही हानिकारक है, फैटल का मतलब ही हानिकारक है, तो फिर वहां भी टू लगा था, यहां भी टू लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ लीजिए, आर वेरी इजी एंड हेल्पफुल टू गेट रिड ऑफ दिस गार्बेज। नहीं सर, कन्वेंशनल मेथड्स बेकार हैं, ये बोला गया, तभी तो नए मेथड्स की जरूरत है। गेट रिड ऑफ एक फ्रेज है, जिसको ना मालूम हो वो लिख लेगा। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गार्बेज मतलब कचरा, कचरा। The word effective in the last line of the passage can successfully be replaced with, पैसेज के लास्ट लाइन में एक इफेक्टिव वेज करके लिखा हुआ था, प्रभावशाली तरीके, उसकी जगह पर और क्या आ सकता है? क्या सुपरफिशियल आ सकता है? सुपरफिशियल तो नहीं आएगा सर, क्योंकि सुपरफिशियल का मतलब होता है गैर जरूरी, ये जो चीजें एक्स्ट्रा में है ना, सरप्लस में है, जिसके चलते वो फिर अननेसेसरी हो गई, वो नहीं। एसेंशियल हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, एक्सपेडिशियस भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेडिशियस का मतलब होता है क्विक, जब किसी कार्य को तेजी से किया जाए, तेजी से किया जाए। तो इफेक्टिव मेथड्स है ना ये, प्रभावशाली जिसको कहेंगे। एसेंशियल मत करिएगा, क्योंकि वो आवश्यक हो जाएगा। इफेक्टिव मतलब कारगर। एफिशिएंट या एक्सपेडिशियस होना चाहिए। एक्सपीडिशियस और एफिशिएंट में अंतर ये है कि एक्सपीडिशियस तरीके वो होते हैं जो तेजी से काम करते हैं, और एफिशिएंट का मतलब होता है जिसकी कार्य कुशलता बहुत अच्छी हो, मतलब रिजल्ट 100% हो एक तरीके से। मेरे हिसाब से तेजी से करने को नहीं बोला गया, बल्कि ये बोला गया ना कि बाई प्रोडक्ट्स ना जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, चीजें जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए एक तरीके से। तो जो नया तरीका है उसमें यही चीज है, वो इफेक्टिव है, यानी कि वो एफिशिएंट है, 100% एक्यूरेसी है, ये कहा जा सकता है। तो ये थे शुरू के 5 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तकरीबन 15 मिनट्स मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया है। नेक्स्ट सेगमेंट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आइए पढ़ते हैं। टोटल में 10 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट है, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आपने ऑलरेडी अगर फाइल को एक्सेस कर रखा है, जो कि मैं बोलता भी हूं कि आप कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट के सेशन में वीडियो को अटेंड करने से पहले, वीडियो सेशन को देखने से पहले वर्कशीट को जरूर सॉल्व कर लें, वर्कशीट को जरूर सॉल्व कर लें। तो अगर आपने ऐसा किया होगा, तो ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या कहा जा रहा है सर? इसमें एक प्रोग्राम होता है, दुर्गा पूजा फेस्टिवल से रिलेटेड प्रोग्राम है। क्या वो 9 दिन का दुर्गा पूजा त्योहार होता है, फिर 9वें दिन या 10वें दिन देवी माँ की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, तो उसी से संबंधित लिखा हुआ है ये पैराग्राफ। बढ़िए। दिस रेफर्स टू द फ्रंट पेज फोटोग्राफ टाइटल्ड द डे आफ्टर। ये जो पैराग्राफ है इसमें फ्रंट पेज पे एक फोटोग्राफ छपती है और उसका टाइटल होता है द डे आफ्टर, एक दिन बाद। द यमुना रिवर मस्ट बी चोकिंग विथ, चोक करना मतलब फंस जाना नहीं होता, कई बार आप बोलते गला चोक कर गया मेरा, चोक कर गया मेरा, तो चोक विथ। द यमुना रिवर मस्ट बी choking with wood and hay, wood and hay after the culmination of Durga Puja festival, after the culmination of Durga Puja festival, ये बोलना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब दुर्गा पूजा हो गई, दुर्गा पूजा एक सेकेंड,
वेट फॉर अ मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब जब कहीं पे पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ होने के बाद लोग तो वहां से चले आते हैं, पर बहुत सारे स्क्रैप वहीं पर छोड़ आते हैं। जो चीजें बच जाती हैं बेकार की, जैसे खाली डिब्बे वो छोड़ के चले आएंगे। होता है ना, खाली डिब्बे छोड़ के आदमी चला आएगा, पत्तल दोने आदमी छोड़ के चला आता है। तो बहुत सारे कपड़े कई बार आदमी छोड़ के चला आता है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को आप क्या कहेंगे बताइए? सरप्लस कहेंगे? नहीं सर, सरप्लस तो जो चीजें एक्स्ट्रा में हो उनको सरप्लस कहा जाता है। स्टफ्स का मतलब होता है जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सिगरेट हो गया। इन सारी चीजों को आप जब यूज करते हैं तो यूज करने के बाद जो बच जाता है, जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल में आप बिल्कुल पीछे तक सब नहीं लिख डालते ना, हल्का सा कुछ छूट जाता है, वो फिर लिखते नहीं बनती ना पेंसिल से, तो वो स्टब कहा जाता है। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जानते हैं इस बात को कि वो सिगरेट पूरी नहीं पी पाते सर, पूरी नहीं पी पाते, वो थोड़ी सी रह जाती है, उसके बाद उसे नहीं पी सकते, वो स्टब कहा जाता है। रिमेन्स का मतलब तो सर डेड बॉडी से ज्यादातर होता है ना। रिमेन्स डेड बॉडी को कहा जाता है, मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ पर्सन, या जो अवशेष टाइप से होते हैं, है ना, या पुरानी चीजें जो होती हैं, चीजों को तोड़ देने के बाद चीजें बचती हैं उनको रिमेन्स कहा जाता है। तो लेफ्ट ओवर्स बोलिए सर, क्या बोलिए? लेफ्ट ओवर्स मतलब आदमी कहीं पे गया, जैसे लोग कैंप लगाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, कैंप लगाते हैं, फिर वहां हफ्तों रुकते हैं, जब लौट करके आते हैं तो बहुत सारे लोग वहीं पे कूड़ा छोड़ आते हैं। जैसे प्लास्टिक रैपर्स छोड़ा है वो, मान लीजिए कि स्लीपर्स पहने हुए थे वो टूट गए, तो नए स्लीपर्स तो ले लिया आपने पर पुराने स्लीपर्स आप लेके नहीं आए, वो आपने वहीं छोड़ दिए, तो वो लेफ्ट ओवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बची हुई चीजें, ऑफ वुड, लकड़ी, हे मतलब घास फूस जिसको कह सकते हैं। और कोई भी कार्यक्रम जब समाप्त होता है ना सर, तो ये उसका कल्मिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्मिनेशन। याद रखिएगा सर। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, अब उसके 5वां अध्याय जब सुना दिए गए तो फिर हवन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, ये सब कल्मिनेशन में आता है। तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल जब समाप्त हो गया उसके बाद, तो ये उस पूजा का कल्मिनेशन हुआ सर। पहले में तो लेफ्ट ओवर्स हुआ, कल सेलिब्रेशन ना करिएगा, जस्ट नहीं, कॉन्फ्लुएंस आपस में मिलाना नहीं, कल्टीवेशन फसल के पकने के लिए आता है। ठीक, कल्मिनेशन बोलिएगा। व्हेन द कंट्री इज, फिर आगे कहा, इसमें गंदगी मचाने की बात कही जा रही है सर, गंदगी मचाने की बात की जा रही है, बोला जा रहा है व्हेन द कंट्री इज विद स्वच्छ भारत एंड क्लीन गंगा कैंपेन्स। जहां एक तरफ जो देश है वो स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा जैसे कैंपेन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा मुग्ध है, बहुत ज्यादा मस्त है ना। हर आदमी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनना चाहता है। तो जब आप किसी चीज को लेके बहुत सुपर एक्साइटेड हो, जिसको कह सकते हैं, है ना, बहुत सुपर, मैं भी साफ करूं, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, जैसे याद करिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं, उन्होंने लिखा था मैं चौकीदार हूं। ठीक, तो उनके पीछे देश की तमाम जनता ने लिख दिया था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो दिस इज कॉल्ड टू बी अगॉग विद, कि आप सुपर एक्साइटेड हो जाए किसी चीज को लेकर, तो आपको अगॉग लगाना चाहिए सर। होता तो ऑब्सेस्ड भी है, ऑब्सेस्ड के साथ भी विद लगता है, लेकिन ये नेगेटिव है। ऑब्सेस्ड विद क्राइम हो सकता है, ऑब्सेस्ड विद, हाँ, मतलब जो चीजें गलत हैं और उनके प्रति आप ऑब्सेशन डेवलप कर रहे हैं, है ना। जैसे आप ऑब्सेस्ड विद हैं चाइनीज फूड को लेकर, कि आपको रोज एक बार चाउमीन खानी है तो खानी है, वो ऑब्सेशन है आपके अंदर। कंपैटिबल होने का मतलब जब तालमेल बैठ जाएगा बढ़िया, जैसे एक पेन है
और एक पेन का कैप है, अगर ये कैप इसी पेन का है तो आपस में फिट हो जाएंगे, और अगर फिट नहीं हो पाएंगे इसका मतलब है इसके नहीं है, तो वो कंपैटिबल नहीं कहे जाएंगे। So when the country is agog with the Swachh Bharat and Clean Ganga campaigns, this photo a sad reality, इस फोटो से एक सैड रियलिटी पता चलती है, वो सैड रियलिटी पता चलती है। तो दिस फोटो गिव्स ना करिएगा सर, कैप्चर करिएगा, वो फोटो है ना सर, कैमरे से फोटो को कैप्चर करते हैं, फोटो चीजों को कैप्चर करती है ना, फोटो में जो कुछ भी है फोटो के माध्यम से उन सबको कैप्चर किया गया है। तो आप एक्सपैंड्स तो बिल्कुल ना करिए, व्यापार को बढ़ाना नहीं है, गिव कुछ देना नहीं है, या तो डिफाइन या फिर कैप्चर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप डिफाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि फोटो लिखा है तो फोटो के लिए बेहतर चॉइस होगा कैप्चर करना। अ सैड रियलिटी, इस फोटो से एक सैड रियलिटी दिखती है। if our ecosystem, biodiversity, sanctuary water bodies continue to be polluted in this way, क्या लगाना चाहिए? पहली बात, इकोसिस्टम पोल्यूट नहीं होता, याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है। बायोडाइवर्सिटी भी पोल्यूटेड नहीं होती, बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ जो है एक तरीके से एयर ही थोड़ी ना होता है, या नदी नाले ही थोड़ी ना होते। बायोडाइवर्सिटी में पेड़ पौधे भी आएंगे सर, खेत खलिहान भी आएंगे, आदमी औरतें भी आएंगे, वो बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु भी आएंगे, तो उनके लिए पोल्यूटेड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सैंक्चुरी भी एक प्लेस को कहते हैं। वाटर बॉडीज लिखिए ना, प्रदूषण उनमें होगा, पर्यावरण में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण जिसको कह सकते हैं। एक और तरीका है, ध्यान से देखिए क्या लिखा, कंटिन्यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यू लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नियम के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आती जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ना तो इकोसिस्टम प्लूरल है, ना बायोडाइवर्सिटी प्लूरल है, ना सैंक्चुरी प्लूरल है, सीधे वाटर बॉडीज प्लूरल है, तो उसी को लगाइए। बात भी यही कही जा रही है कि जो पानी के संसाधन है वही प्रदूषित हो रहे हैं, वही मैले हो रहे हैं, वही गंदे हो रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए, आगे के 5 देखते हैं। तो अगर हमारी वाटर बॉडीज इसी तरीके से पोल्यूट होते रहेंगे विदाउट एनी इंटरवेंशन और ह्यूमन क्राई, बिना किसी दखल अंदाजी के या शोर शराबे के, ह्यू एंड क्राई इट्स अ फ्रेज, ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा जिससे सब जान जाए, किसी बात का बवाल बना देना, तो बिना किसी इंटरवेंशन के, दखल अंदाजी के, या बिना किसी शोर शराबे के, अगर इसी तरीके से ये वाटर बॉडीज पोल्यूट होती नहीं बिना किसी इसके, तो विदाउट लगाइए। अवर विजन एंड, ऐसे विदाउट लगाइए, बिना किसी दखल अंदाजी के। ऐसे में जो हमारा विजन है, जो हमारा विजन है और जो हमारा नजरिया है, जो हमारा उद्देश्य, जो हम देख रहे हैं, दृष्टिकोण है, और जो हमारा प्रयास है, आर विजन एंड सिंपैथी क्यों करेंगे सर? सिंपैथी मतलब दया हो जाएगा ना, दया से संबंधित क्या लिखना है आपको? रिलक्टेंस का मतलब लापरवाही हो गया, लापरवाही नहीं लिखना। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, जिसको लालच भी कहते हैं। अर्नेस्ट, ईमानदार कोशिश, ईमानदार कोशिश। ऐसे में जो हमारा प्रयास है, जो हमारा दृष्टिकोण है, टू हैव अ क्लीन इंडिया, हम क्या चाहते हैं? साफ भारत चाहते हैं। जस्ट, न्यायप्रिय, पहली बात, देश न्यायप्रिय नहीं होता, राजा न्यायप्रिय होता है। जॉयफुल, खुशी से भरा हुआ। सेक्युलर कंट्री का यहाँ पे क्या लेना देना है? यहाँ को दंगा फसाद हो रहा है क्या? जाति बिरादरी की बात हो रही? नहीं सर, यहाँ पर तो गंदे की और साफ की बात हो रही है। तो हैव अ क्लीन इंडिया लिखिए, साफ सुथरा भारत। तो विल रिमेन ओनली ऑन पेपर होगा सर। अगर हम इसी तरीके से जो जलाशय हैं इनके प्रदूषित होने का तमाशा देखते रहेंगे, तो जो हमारा नजरिया है, दृष्टिकोण है, प्रयास है कि भारत एक साफ सुथरा देश बने, ये जो हमारा विजन है ये खाली पेपर में ही रहेगा। मतलब पेपर में ही रहेगा। होता नहीं कि
पेपर में ही हो गया, और कुछ हुआ नहीं। एक तरीके से योजनाएं बनती हैं लेकिन पेपर पे ही बन जाती, वहीं लागू हो जाती। सो वो पेपर पे ही रहेगा। द पब्लिक मस्ट अंडरस्टैंड, लोगों को ये समझना होगा, लोगों को ये समझना होगा दैट नो रिलीजियस रीजन शुड बी यूज, लोगों को ये समझना होगा कि धर्म से संबंधित कोई भी वजह, कोई भी कारण जो है वो पर्यावरण को परेशान करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। शुड बी यूज टू एक्सप्लॉइट और हार्म नेचर। नेचर को हम क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट ही तो करते हैं। हम नेचर का शोषण करते हैं तो नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हम रैंसैक मतलब लूटना जिसको कह सकते, घर में घुस गया, लूट पाट करी। एलिमिनेट का मतलब होता है भगा देना, खदेड़ देना। जैसे किसी टूर्नामेंट में किसी को एलिमिनेट कर दिया गया तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कभी कभी तो जैसे टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया तो उसे मार ही दिया गया। कभी कभी क्रिमिनल्स को या ऑफेंडर्स को जब एडमिनिस्ट्रेशन एलिमिनेट करता है तो उसका मतलब उसने मार ही दिया। फिर पुलिस ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, आर्मी ने मार ही दिया एक तरीके से। तो एक्सप्लॉइट करने से, प्लंडर का मतलब लूटना होता है, शोषण करना जिसको कह सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट और हार्म नेचर ये होना चाहिए। रैंसैक मतलब भी तोड़ फोड़ करना होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सर नेचर की बात है, उसमें तोड़ फोड़ क्या करना है? शोषण कर सकते हैं हम उसको, प्लंडर नहीं करना, लूटना उटना नहीं है सर। रैंसैक मारपीट करना, प्लंडर लूटना ये सब नहीं होगा। एक्सप्लॉइट होगा, शोषण करना। क्या होगा सर? शोषण करना। रैंसैक, एलिमिनेट, एक्सप्लॉइट और प्लंडर, इनके मीनिंग को याद कर सकते हैं आप चाहें तो। मैं तो चाहूंगा याद करें। चलिए क्लोज टेस्ट के बाद ये बताते हुए चलिएगा, या यूं कहिए कि आप सेशन को जब अटेंड करें तो बाद में कमेंट जरूर करके बताएं कि कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या खास सीखा आपने। और नोट्स जरूर बनाएं, हर एक सेशन के जरूर बनाएं। 5 पैराजम्बल्स पढ़ेंगे। पहला पैराजम्बल पढ़ते हैं, देखते हैं कितना समय हो गया। 30 मिनट्स का जो वीडियो है वो हो चुका है। अगर कोशिश करेंगे तो ये 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। पहला पैराजम्बल देखिए। द फर्स्ट सीट्स ऑन ऑल बसेस वर रिजर्व्ड फॉर वाइट्स। सारी बसेस में पहली सीट्स को जो है वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व करके रखा गया था। प्यास लगी मुझे, आप थोड़ा सा वेट करिए, 1 मिनट का मैं पानी पी लूं। जी पढ़ते। सारी बसेस में जो पहले की सीट्स थी वो वाइट्स के लिए, गोरे चमड़ी के लोगों के लिए, जो गोरे लोग हुआ करते थे उनके लिए रिजर्व करके रखी गई थी। अब ध्यान से देखेंगे, आर से स्टार्ट करना चाहिए आपको। इवन इफ दे वर एम्प्टी, दे किसके लिए आया? इन्हीं सीट्स के लिए आया। ये जो आप आर में दे देख रहे हैं ना, एम्प्टी क्या है? इन्हीं सीट्स के लिए, रिलेट के लिए। अगर वो रिजर्व करके रखी गई थी वाइट्स के लिए, यहां तक कि अगर वो खाली भी हो और बैक सीट्स में क्राउड हो, पीछे की सीट्स जो है भरी हुई हो, दे हैड टू बी केप्ट इन रिजर्व, तब भी उनको रिजर्व में रखा जाता था फॉर वाइट्स। आई बात समझ में? पीछे की सीटें भरी हुई हो और आगे की सीटें खाली हो, तब भी कोई नहीं बैठ सकता। वो रिजर्व्ड है तो रिजर्व्ड ही। आर के बाद एस लगाना है। मिसेस पार्क्स, बिकॉज ऑफ हर इलनेस,
मिसेस पार्क्स किसी का नाम है, कोई महिला है, बीमारी के चलते could not stand and found herself a seat in front. बीमार थी तो खड़ी नहीं हो पा रही थी ठीक से, तो उन्हें आगे एक सीट मिली, वही जो वाइट्स के लिए रिजर्व करके रखी गई थी। बैठ गई होंगी। आर हो गया, एस हो गया। अगले स्टॉप पे क्या लिखा पढ़िए, अगले स्टॉप पे कुछ वाइट्स आ गए, सम वाइट्स गॉट इनटू द बस, वो बस में आ गए। RSPQ, ड्राइवर ने ऑर्डर दिया होगा मिसेस पार्क्स को टू गिव हर सीट टू वन ऑफ देम, बट शी रिफ्यूज्ड, एंड नहीं बट शी रिफ्यूज्ड। वो बैठी, अगले स्टॉप पे कुछ वाइट्स आ गए, ड्राइवर ने बोला मिसेस पार्क्स को कि वो सीट को वैकेट करें, खाली कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया, द ड्राइवर देन कॉल्ड अ पुलिसमैन, ड्राइवर ने क्या किया, एक पुलिसमैन को बुलाया जिसने मिसेस पार्क्स को अरेस्ट कर लिया ऑन द स्पॉट उसी जगह पर। देखिए कितना अजीबोगरीब सिस्टम है। हमेशा से लोगों का शोषण हुआ है, जो कमजोर रहे हैं या इस जाति के रहे हैं, इस नस्ल के रहे हैं, इस रंग के रहे हैं, हमेशा से ही शोषण हुआ है। ये पैराग्राफ उसी शोषण के बारे में ही बात कर रहा है। नंबर 2, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, ये पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है। डॉक्टर्स की लगातार रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की लगातार जो रिपोर्ट्स हैं, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स। हम ध्यान से देखिएगा सर, तो ये जो डॉक्टर्स की लगातार रिपोर्ट्स हैं, डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग, वो सब्जेक्ट हो गया रिपोर्ट्स, और फिर ये वर्ब आ गई, डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग, एक पैटर्न को दिखाती है वो रिपोर्ट्स, और पैटर्न किस चीज को लिंक करता है, क्यू से स्टार्ट करें, क्यू आर है ही नहीं, क्यू एस आर, एस क्यू है, ये होगा डॉक्टर्स की रिपोर्ट फ्रॉम ऑल, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, एस क्यू आर, आर और पी का पेयर है, और ये आएगा आखिर में, ये फैक्ट है, आर और पी का पेयर है, इस आधार पे यही होगा सर, यही होगा। एक्चुअली लिखा है डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग, उसमें एक पैटर्न की बात की गई, वो पैटर्न लिंक करता है किसको, लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, इस चीज को लिंक करता है विद, लिंक इसको करता है इसके साथ, है ना, लिंक करता है किसको, लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इसे लिंक करता है द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स दे हैव, ये होगा। तो SQRP होगा, ये है लॉजिक इसका। अगर आप आर से शुरू कर दें, डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग और मेजरिंग, बस ये आर के साथ क्यों नहीं आ पाएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप क्यों लगा दें, मेजरिंग द इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हो सकता है, चलिए QS हो सकता है, लेकिन फिर वो पेज फंसेगा। आगे PR लिखा है इसमें, ए में देखिए ना, PR लिखा, आपको चाहिए RP ही, तो इस बात का ध्यान रखें, यही होगा। इसमें लिखा है साफ साफ, मैं फिर से बताता हूं आपको, देखिए अच्छा है ये, इसमें लिखा है कि उन रिपोर्ट्स ने डिस्क्लोज किया है पैटर्न, लिंक करते हुए क्या, कि लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, इस चीज को लिंक किया है विद द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स दे हैव, SQRP। नंबर 3, द फैक्टर दैट बीसेट इंडियाज ग्रोथ, बीसेट मतलब रोकना, घेर लेना, जो चीज भारत की ग्रोथ को रोकती है, घेरती है, इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो विस्फोट है ना जनसंख्या का,
ये एक ऐसा फैक्टर है जो भारत की ग्रोथ को भी सेट करता है, बांधता है, रोकता है, घेरता है एक तरीके से। हम्म हम्म आर से शुरू करिए फिर क्यू लगाइए। हाँ बस यही होगा। देखिए रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाई पहली बात, तीन ऑप्शंस आर से शुरू है, इन्हीं को करिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है भारत की ग्रोथ को रोकता है। फिर आपने कहा देयर हैज बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले एक दशक में पॉपुलेशन में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत तेजी से जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक, आर लिखा है। फिर आप कहेंगे सो मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज इन पॉपुलेशन, तमाम फैक्टर्स हैं, ये जो पॉपुलेशन में एक राइज है इनमें तमाम फैक्टर्स का अपना योगदान है, इनमें तमाम फैक्टर्स का अपना योगदान है, आरपी। और वो तमाम फैक्टर्स क्या हैं? आर और क्यू हो गया, पी ना लगाइए सर। ये आपने आर बोला कि ग्रोथ हुई है, फिर आप क्यू में कह रहे हैं कि तमाम कारण हो सकते हैं इस राइज के, और उन तमाम कारणों को लिखिए। तो आर के बाद क्यू, क्यू के बाद फिर एस लगाइए, आर क्यू के बाद एस लगाइए। एस में कारण लिखें, वो है लोगों की इग्नोरेंस, अर्ली मैरिजेस अमंग अदर्स, और भी कारण है एस। फिर आप कहते समटाइम्स, कभी कभी रिलीजन का भी इसमें रोल होता है कि इस धर्म में बच्चे ज्यादा होंगे, इस धर्म में बच्चे कम होंगे, कभी कभी रिलीजन भी इसमें योगदान देता है, आर क्यू एस भी हो गया। इसीलिए अगर हमने बर्थ को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आर क्यू एस पी हो जाएगा। ठीक, आर के साथ क्यू तो होना ही होना सर, पी एस ना करिएगा सर, एस पी करिएगा, क्योंकि एस में पहले कारण बताए गए हैं, लोगों की इग्नोरेंस है, अर्ली मैरिजेस है। पी में ये भी कहा गया कि रिलीजन का भी योगदान होता है, तो पहले जिसका जिसका योगदान है वो बता दो, फिर कहो कि इसका भी योगदान है, ये है सही तरीका। आर क्यू एस पी नंबर 4 पे आइए। काफी टाइम लग रहा है वैसे बताने में, 42 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स का जाएगा ये सेशन। लाइटनिंग इज सिंपली अ लार्ज इलेक्ट्रिकल, लाइटनिंग ये जो आसमान में बिजली चमकती ना, इसके लिए लाइटनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये जो लाइटनिंग है सिंपली क्या है, एक लार्ज इलेक्ट्रिकल, क्या है बताइए, चार्जेस और स्पार्क, स्पार्क है सर, करंट है, स्पार्क होता ना, चमकना, बस मिल गया। आर से शुरू करो, कुछ पढ़ना पड़ा आपको? नहीं पढ़ना पड़ा। लाइटनिंग इज सिंपली क्या है, एक बड़ा सा, एक लार्ज इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, एक लार्ज इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, आर। इट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो स्पार्क है ये कैसे होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से होता है, जो जंप करते हैं फ्रॉम वन क्लाउड टू दी अदर, एक बादल से दूसरी बादल में, फ्रॉम वन क्लाउड टू दी अर्थ। कभी कभी बिजली जमीन पे गिर भी तो जाती, बिजली आसमान में कड़कती है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाती, कभी कभी नीचे आ जाती। दिस अकर्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये देखिए, ये तय है कि क्यों आखिर में आएंगे, लो यहीं पे तो क्यों आखिर में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटेड बिटवीन क्लाउड्स। पॉजिटिव प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट होते हैं, तभी धड़ 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 धमाका होता है। आरपी एस क्यू हो गया। लास्ट को पढ़िए, इफ देयर आर नो ट्रीज, अगर पेड़ ना हो या अगर पेड़ नहीं होंगे, इफ देयर आर नो ट्रीज, पी से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्यू से नहीं करेंगे, एस से ही शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इफ देयर आर नो ट्रीज तो आर नहीं लगा दोगे, पी और क्यू में सेंटेंस नहीं आ रहा इस तरीके से। तो अगर पेड़ ना हो तो जो अपर लेयर है हमारी रिच सॉइल की, हाँ पेड़ क्या करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं, और भूमि उपजाऊ ऊपर ही होती है सर, नीचे की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती। इसीलिए पहले के समय में लोग जब
हल से जोतते थे खेतों को, तो हल को ऊपर ऊपर लगाते थे। और अभी लोग सोचते हैं कि चूंकि वो पैसे दे करके जुतवा रहे हैं खेत को कल्टीवेटर से, तो वो जो नसी होती बहुत गहराई से उसको लगाए, ये उचित नहीं है। अगर गहराई से वो नसी लगेगी तो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, नीचे की मिट्टी जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है उतनी ज्यादा। पेड़ ना हो तो ये जो अपर लेयर है हमारी रिच सॉइल की, वो बह जाएगी पानी में, गेट्स वॉश्ड इन रेन। बस एस के बाद क्यों लगा दीजिए, दो ऑप्शंस में लिखा भी। फिर आर भी लगाइए सर, क्योंकि ये बोला गया ये जो अपर लेयर है ये सबसे फर्टाइल पार्ट है सॉइल का। तब बोलिए अतः द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इज लो, अतः इसके चलते पैदावार कम हो जाती, उपज कम हो जाती। कैसे कम हो जाती? क्योंकि ये जो अपर लेवरेज सॉइल की बह जाती है, इसी में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षमता होती है, जिसके चलते या जिसके बह जाने पर फिर उपज कम हो जाती है। बस क्या मिला हमको? एस मिला, क्यू मिला, आर मिला, पी मिला, एस क्यू आर पी, ये मिला सर। ओके बॉस, दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। बहुत सारा लर्निंग मैसेज आपको देखने को, पढ़ने को, जानने को मिला होगा। इसी तरीके से सेशंस को अटेंड करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। ये एक अनस्टॉपेबल जर्नी है। नोट्स को रेडी करते रहिए, पेपर बहुत नॉर्मली आपका हो जाएगा सर। मैं यही कहना चाहूंगा, आपने अगर ढंग से एक एक बात को मेरी सुना, एक लंबे समय के बाद आप इतना ज्यादा सीख जाएंगे कि पेपर में आपको मजा आएगी। जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, है ना। आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे, यार मेरा पेपर है, ऐसी बात आएगी। ओके बॉस, सेशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। सारे सेशंस को टोटल ये जो बैच है 150 प्लस लेक्चर्स का, ये जो कोर्स है 150 प्लस लेक्चर्स का, इस पूरे कोर्स को जब आप अटेंड करेंगे, ईच एंड एवरी वीडियो व्हेन यू वॉच, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन को लेके जो आप ये कहते रहते हैं, दिस इज माय वीक पॉइंट, मुझे कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता, आई कांट, क्लोज टेस्ट तो पता नहीं बाउंस कर जाता है, ये सब कहना आप बंद कर देंगे, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। जहां जहां डाउट्स हो मुझसे पूछते रहिए। आपको अपने डाउट्स, अपना सजेशन, जो कुछ भी देना है सर, जो कुछ भी कहना है, कुछ भी कहना हो हाँ, कुछ भी कहना, आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करेंगे 9935923221। ओके बॉस, बाय बाय, टेक केयर।